अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग हमारी फिजिक्स की पहली क्लास है। तो इसमें हम मैकेनिक्स के चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगे, जिसमें काइनेटिक्स, न्यूटन लॉ, न्यूटन्स लॉ, वर्क, एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोमेंटम, etc। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, सही है इसमें। तो इसमें हम लोग 30+ MCQ सॉल्व करेंगे एंड उसके साथ हम लोग इसे एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा, न्यूमेरिकल आता है, उसको हम सॉल्व भी करेंगे, सही। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज गिवन बाय डैश v इज इक्वल u प्लस at, v इज इक्वल v माइनस at, v इज इक्वल at या v इज इक्वल। इसमें राइट आंसर कौन होगा? ये तो बहुत इजी फार्मूला है जो हमें वो याद है, तो फिर आप दे सकते हो इसका आंसर। पता है इसका आंसर? ऑफ कोर्स ए इज द राइट आंसर, ठीक। देन वन क्वेश्चन नंबर 2। ये अच्छा, ये क्वेश्चन आया था आपके जो सैंपल पेपर। If a body is thrown vertically upward, ठीक है, its acceleration at the highest point is question number 2। डाउनवर्ड। देखो एक बॉडी है, ठीक है, हम लोग उसको क्या करें, वर्टिकली वर्टिकली हम समझ रहे हो ना, उसको क्या करें, अपवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और, और फिर अपवर्ड मतलब ऊपर करें, वर्टिकली मतलब एक जैसे अगर हम लोग कोई लाठ मतलब कोई लकड़ी है, उसको हम लोग सीधा उठाते हैं, इसी तरह अपवर्ड हो जा रही है। उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट उसकी क्या होगी, तो वो अपवर्ड में होगी या डाउनवर्ड में होगी? डाउनवर्ड होगी ना, सही। क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर, सही है। एंड देन मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives dash। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives dash। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, फोर्स। इसका जो फार्मूला है उसको माइंड में रखो, फिर पता चल जाएगा। फार्मूला क्या है इसका? एरिया का फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का, सॉरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिस्प्लेस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसीलिए क्योंकि उसमें हमारे पास एक तो ठीक है वेलोसिटी और टाइम होता है, ठीक है। हमारे जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं तब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट देता है। और अगर हम लोग इसको करें कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म, ये तो मतलब यूनिफॉर्म में आ जाता है। अगर हम यूनिफॉर्म में करेंगे ना, ठीक है, तो वो अंडर कर्व में आ जाता है, ठीक है, तब उसका अलग होता है। और हमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का पता होता है, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम, ठीक है, वी और टी, एरिया इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड टी। इसका ग्राफ क्या आएगा, तो उससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। इसमें स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, स्केलर का आपको पता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन वगैरह, तो उसका क्या हो सकता है? फोर्स हम लगा रहे हैं, ऑफ कोर्स का डायरेक्शन होगा, हम लोग कहीं फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, ऑफ कोर्स में लगता है, ठीक है, फोर्स डायरेक्टली। वेलोसिटी उसमें तो डेफिनेटली अगर वेलोसिटी है तो उसमें लगता है, तो सी इज ए राइट आंसर। वर्क है जिसपे क्या होता है हमारा, कोई फोर्स वगैरह नहीं लगता, कोई इसमें मतलब कि डायरेक्शन नहीं लगता वर्क, ठीक है। हम लोग जैसे हम लोग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन नहीं है, तो इसे स्केलर कोड। कि अगर वेक्टर होता है उसमें क्या होगा, उसमें डायरेक्शन होगा, उसमें हमें हम कोई भी चीज़ होता है हमें फील होगा कि यार इसमें कोई चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो जैसे स्पीड है, स्पीड मतलब फोर्स है, तो उसकी डायरेक्शन है, स्पीड मतलब हमें कहाँ पे जाना है, ठीक है। अगर गाड़ी जा रही है तो फोर्स वो कुछ स्पीड तय मतलब किसी स्पीड पे चलेगी, स्पीड में चलेगी तो आगे जाएगी, आगे जाएगी मतलब वो आगे मूव ऑन होगी, तो मतलब उसका कोई ना कोई क्या है, डायरेक्शन होगा, है ना। तो इसी तरह, तो
तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। वर्क का कोई डायरेक्शन होता है, हम लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक ही जगह हम खड़े हुए हैं, ठीक है, तो काम करते हैं, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसका मैग्नीट्यूड। उसके बाद हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो। फोर्स का एसआई यूनिट क्या था ये, अच्छा ये भी आया था, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर नहीं, एसआई यूनिट को। आगे क्या है, आगे किलोग्राम, किलोग्राम नहीं, ए एंड बी में। हाँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है, ये इसका राइट है। ठीक है, देखो ये जो न्यूटन है ना, ये न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, आई थिंक उसका भी और थोड़ा सा रिलेटेड है। इसके तकरीबन यूनिट के फोर्स के तीन चार हैं, ऐसा यूनिट का ये। अच्छा, उसके अलावा न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट क्या है, ये तो इजी है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉडी ऑफ मास, ठीक है, बॉडी है जिसका मास है कितना, 2 किलोग्राम है, इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी, देखिए वो मूव करिए विथ वेलोसिटी कितने, 5 मीटर पर सेकंड। इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। पहले तो आपको काइनेस जो है ना काइनेटिक एनर्जी, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ, जी जी बोलो। हाँ ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है, तो हाफ को रहने तो एम की जगह 2 दो, 2 किलोग्राम दो, ठीक है, एंड वी स्क्वायर की जगह वेलोसिटी मैंने 5 दो, तो हाफ मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई, अगर हम 5 पावर 2 एंड 25 आ जाएगा, और तो हम 25 करेंगे तो 2 2 चला जाएगा, फिर कितना 25 आ जाएगा इसका, ठीक है, तो 25 है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो बहुत इजी है ना, इसको मैं अगर यहाँ पे अगर ड्रा करके तो आपको बताऊँ, ठीक है ना, ये अगर इस तरह से होगा ना, हाफ, ठीक है, हमारे पास हाफ है, इसका फार्मूला, ठीक है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो एम हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई एम हमारे पास 2 है, और हमारे पास अपना क्या है ये, मल्टीप्लाई क्या है, वेलोसिटी कितने 5 है, तो वो एम वी स्क्वायर है, मतलब 5 × 5 क्या होगा, 25 हो गया वो, ठीक है, 25 हो गया, तो ये 2 2 ये दोनों कैंसिल हो गए है आपस में, फिर क्या बचा हमारे पास, 25 जोल बचा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। चले से लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा। ए मैन पुल्स ए बॉक्स ऑफ मास 10 किलो, ठीक है, ए मैन है वो क्या कर रहा है, पुल्स कर रहा है एक बॉक्स को, मास उसका 10 किलोग्राम है, विथ ए फोर्स 20 न्यूटन, द एक्सेलरेशन इज डैश। हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन का फार्मूला पता होना चाहिए, फिर हम कर लेंगे। एक्सेलरेशन फार्मूला पता है, बिल्कुल बिल्कुल उसी से, बिल्कुल 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, the momentum of a 3 kg object moving at 4 मीटर पर सेकंड is that, ठीक है, एक मोमेंटम क्या होगा, एक 3 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट 4 मीटर पर सेकंड, उसका क्या मतलब हो सकता है, उसका मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला पता है, कौन सा, पी इज इक्वल टू एम वी, सही सही, हाँ हाँ, वही फार्मूला, क्या आंसर आएगा इसका। देखो बहुत इजी है, एम और वी को मल्टीप्लाई करें, 3 है 4 है, तो 3 × 4 12 आएगा, बहुत।
अच्छा, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। द वर्क डन बाय ए फोर्स इज जीरो व्हेन, अगर कोई वर्क हम करें, ठीक है, उस पे फोर्स लगा रहे हैं, वो भी जीरो, तो उसका क्या आंसर आएगा? द डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, या द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 हो जाएगी, या बोथ ए एंड बी, या नेवर जीरो। क्वेश्चन नंबर 10 सही है। अच्छा सही है, डिस्प्ले में जीरो तो होता है, ठीक है, जब हम लोग है ना कोई भी जब वर्क कोई डन करते हैं बाय फोर्स, ठीक है, अगर वो जीरो होता है फोर्स, तो उसका डिस्प्ले में जीरो हो जाता है, लेकिन उसके बीच जो एंगल होते हैं ना वो 90 की भी हो जाती है, ठीक है, तो ये बोथ ए एंड बी दोनों राइट है। सही है, ए एंड बी दोनों, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। आफ्टर द मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? व्हेन नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम, मतलब समझ रहे हो ना, जब कोई नो नेट एक्सटर्नल, मतलब कोई भी बाहर का फोर्स एक्ट ना करे सिस्टम को, तो उसे क्या बोलते हैं? मतलब उसको उससे क्या इम्प्लीमेंट होगा फिर? कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी, या मोमेंटम कंजर्व होगा, या आइसोलेशन इंक्रीज होगा, या एनर्जी की? क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या होगी? वेलोसिटी, सोच लो। रीजन? देखो, आप जो तुक्के लगा रहे सब गलत हो रहे हैं, तो तुक्का भी इस तरह के लगाना है, ठीक है ना? तो देखो, फोर्स वाला होता है उसमें ज्यादातर वेलोसिटी को इग्नोर किया करो, ठीक है, मोमेंटम हो या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसी को ही चूज करना, ठीक है, अगर तुक्के लगा रहे हो तो। इसमें देखो, अगर हम लोग नो नेट फोर्स अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो मूवमेंट होगा, वो मोमेंटम होगी वो कंजर्व्ड होगी, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर हम कोई भी फोर्स नहीं दे रहे हैं ना, ठीक है, तो उसका मूवमेंट क्या होगा? कंजर्व्ड हो जाएगा फिर, ठीक है, तो इज राइट आंसर होगा मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। सेकंड बी आप, ठीक है। अगर हम कोई यहाँ पे आपने कौन सा दिया? अगर देखो, अगर हम फोर्स दे रहे हैं ना तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी का मतलब समझ रहे हो, अगर कोई फोर्स दे ही नहीं रहे तो इंक्रीज कहाँ से होगा? तो फिर वो कह रहे हैं कि नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम किसी पे फोर्स नहीं दे रहे हैं तो वो मूव भी नहीं होगा, वो तो वहीं पे खड़ा रहेगा ना, ठीक है, तो वो तो कुछ नहीं करेगा, तो ऑफकोर्स कंजर्व हो जाएगा ना वो। समझ रही हो ना बात को? अच्छा, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए वेक्टर? क्वेश्चन नंबर 12 सही है। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 13, ये तो हम पहले भी करके आए। क्वेश्चन नंबर 13, a projectile has maximum range when angle of projection is that। ये तो मतलब सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर के पहले पेज पे लिखा हुआ है, कौन से? 45 सही है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, द मोशन इज डैश। ठीक है, लेट्स सपोज आप खड़े हो ऊपर कहीं पे, ठीक है, छत पे, छोटी सी छत है, वहां से आप कूदते हो, ठीक है, तो मोशन क्या होगी फिर? आप जंप मारते हो, ठीक है ना, ऊपर कहीं पे कुर्सी पे चेयर पे खड़े हो, जंप मारते हो नीचे से, तो वो क्या मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड डाउनफॉल, क्या? ऑप्शन बी एक्सीलरेटेड डाउनफॉल, ऑफ कोर्स ये तो मतलब इजी है, समझने वाला समझ। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 15, कि एक कार है एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब जीरो, इट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट स्पीड आफ्टर 5 सेकंड डैश। तो एक कार एक्सीलरेट हो रही है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, मतलब जीरो से हो रही है 4 मीटर पर सेकंड, रेस्ट का मतलब होता है जीरो, फिर और फिर क्या हो गई स्पीड कौन सी? 4 मीटर पर सेकंड पे, तो इट स्पीड आफ्टर 5 सेकंड के बाद उसका क्या होगा? 10, 20, 5, 20, मतलब इसका अ, पता होना चाहिए, इसका फार्मूला पता है?
नहीं, v इज इक्वल टू u प्लस एटी जो हम पहले पढ़ के आए, v इज इक्वल टू u प्लस एटी जो हम पहले पढ़ के आए थे, पहले वो यहाँ। तो ये ऑप्शन है इसका, ये फार्मूला इसका ये लगे। क्या आएगा आंसर? अगर हम करते हैं v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ठीक है ना, तो हमारे पास यूनिफॉर्म देखो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो हमारे रेस का मतलब क्या हो गया, 0 ये हो गया हमारे पास, सही है ना। फिर हमारे पास प्लस की साइन आ गई, प्लस फार्मूले के पास लेके जाता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे याद रखते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और स्पीड हमारे पास 5 है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास 4 मीटर पर स्क्वायर। तो हम जाते हैं फार्मूले के ऊपर, यहाँ पे v पे जाते हैं, ठीक है। u हमारे पास 0 था क्योंकि रेस पे था, पर हम a एक्सेलरेशन हमारे पास कितना था 4, तो टाइम क्या हमारे पास 5 था, सेकंड था 5 मीटर पर सेकंड था, तो 4 इंटू 5 कितना 20, तो 20 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, सही है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका क्या आ गया, इसका क्या आ गया हमारे पास 4 इंटू 5 20 आंसर आ गया, यहाँ पे ये बी है राइट। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर आएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डैश, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डैश, ऑफ कोर्स सही है। And then let's move question number 17. A force does 60 joule of work in displacing an object 5 meter. Find force. इसका पता है हमें क्या करना है इसमें? कह रहा है कि ये फोर्स है 10 जोल ऑफ वर्क, मतलब 60 जोल का वो काम करता है, डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट कितना है 5 मीटर। फाइंड फोर्स, मतलब फोर्स का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, फोर्स का फार्मूला पता है फोर्स का, ठीक है, नहीं तो वर्क का पता है। देखो एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स डज, ठीक है, एक फोर्स तो यहाँ पे हमें फाइंड है, ठीक है, मिली हुई क्या 60 जूल है, हमें मिली हुई फोर्स F इज इक्वल टू 60 मिला हुआ है हमें, ठीक है। आप वर्क एंड डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट 5 मीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस कितना मिला हुआ है 5 मीटर, तो हमें क्या अब फाइंड करना है कि वर्क बताना है कि वर्क अब कितना हो इस पे हुआ। तो हम वर्क का हमारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, या मतलब W इज इक्वल टू, मतलब उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, W इज इक्वल टू F इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू टी, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हमारे पास फोर्स डिस्टेंस हमारे पास 60 है, ठीक है ना, और अगर हम फोर्स को फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ। अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले कितना काम हुआ है, वर्क कितना हुआ है 60 जूल, वर्क कितना हुआ है हमारे पास 60 जूल हुआ है, तो ये W है। और हमारे पास डिस्प्लेसिंग मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ D, ठीक है, तो हमारे पास D कितना है 5, सही है ना, D हमारे पास 5 है। तो हमारे पास फोर्स फाइंड करना है, ठीक है ना, तो हम फोर्स को फाइंड करेंगे ना, तो उसको फोर्स का जो फार्मूला बनेगा वो होगा F इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 60, 60 मतलब W अपॉन D, W अपॉन D, ठीक है। और W हमारे पास क्या 60 है और D हमारे पास 5 है, जब डिवाइड होगा 60 डिवाइड बाय 5 कितना आंसर आता है हमारे पास, हाँ 60 डिवाइड बाय कितना आएगा 12, ठीक है। तो 12 हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। उसका जो रियल फार्मूला वर्क, वर्क का जो फार्मूला क्या होता है W इज इक्वल टू F, जो हम किताब एफ डी, ठीक है, F मल्टीप्लाई डी, एफ डी होता है, ठीक है ना। तो इसको हमने इसको इसमें हमें फोर्स करना, हमें फोर्स का इसमें फाइंड करना था, तो ये फोर्स यहीं का यहीं करेगा, तो डी यहाँ पे चला है, तो W अपन डी हो गया, तो W हमारे पास 60 था, डी हमारे 5 था, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 हमारे पास आंसर है, सही, समझ में आ गया। समझ में आया ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन नंबर 18, centripetal force is directed away from center along tangent towards center
या परपेंडिकुलर टू, सी टूवर्ड सेंटर होता है, ठीक है, सेंट्रीपीटल, ठीक है, टूवर्ड सेंटर होता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 9, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? यूनिट ऑफ, सही है, राइट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 20। जी जी बोलो। नहीं, इस पे नहीं होता, मीटर पे स्क्वायर नहीं, तो मीटर पर सेकंड होता। अगर स्क्वायर रहेगा तो वो बन जाएगा ना अपना वर्क का, जो हमने ऊपर किया होता, वर्क किया तो फोर्स का फार्मूला, हाँ उसका बन जाएगा ना फिर। अच्छा, उसके बाद 20, a car moving at 20 meter per second stops in 5 seconds, its acceleration is, एक कार है, ठीक है, वो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्टॉप इन 5 सेकंड, एक्सेलरेशन कितनी होगी? देखो ना, एक कार है, मूव करिए 20 मीटर पर सेकंड, स्टॉप इन 5 सेकंड, सही है ना? तो एक्सेलरेशन क्या होगी? तो यहाँ पे 4 मीटर माइन, और प्लस का माइनस का, माइनस का कौन सा फार्मूला यूज किया? P इज इक्वल टू ए टी, P इज इक्वल टू, सही है, अपने हिसाब से इस तरह से। अब देखो, इसको फार्मूले को इस तरह से हम सही से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ A इज इक्वल टू, ठीक है, हमें क्या करनी, फाइंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है ना? तो हमारे पास फार्मूला है V माइनस यू, ठीक है, V माइनस यू, और फिर हमारे पास है T, ठीक है, डिवाइड में हमारे पास है T, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, V हमारे पास कितना गिवन है, हमारे पास एनी आइडिया? V हमारे पास यहाँ पे गिवन है, लॉस नहीं है, ठीक है ना? एक कार मूविंग एट 20 मीटर, ठीक है ना? एक ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना? जो सिंपल वेलोसिटी है वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? वो स्टॉप कर दी इन 5 से, जब स्टॉप करेगी तो वो जीरो बन जाएगा, ठीक है, तो वो जीरो है, ठीक है, और जो हमारे पास यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी वो 20, सही है, और इसको हम लोग इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। फिर हमारे पास टाइम, टाइम हमारे पास क्या है, 5 सेकंड, हम 5 सेकंड करेंगे, ठीक है ना? तो इसको जब हम फिर डिवाइड करेंगे, ये 5 इसको कितने बार लगेगा, 4 बार लगेगा, तो ये हो गया -4, ये वाला 4, ये क्या -4, तो इसका पी इज इक्वल टू, राइट, सही है। जब स्टॉप करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी क्या जीरो हो जाएगी, ठीक है, कार मूविंग है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, तो हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास 20 आएगी। फिर स्टॉप इन 5 सेकंड, ठीक है, 5 टाइम आ गया, फिर जब स्टॉप करते वो जीरो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है, तो हमने v इज इक्वल टू जीरो, फाइंड किया तो आंसर आएगा -4 मीटर पर सेकंड, सही, समझ में आ गई ये चीज? Let's move on the question number 21. If two objects collide elastically, which is conserved? Energy only, momentum only, या both A B? ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोलाइड हो रहे हैं आपस में, तो क्या चीज कंजर्व रहेगी, ठीक है, वो भी इलास्टिकली कोलाइड। कोलाइड का मतलब समझ रही हो ना? कोलाइड का मतलब समझ लो, अगर कोलाइड हो रहा है तो मतलब एनर्जी उसमें लाजमी से क्रिएट हो, अच्छा एनर्जी क्रिएट होगी तो मोमेंटम भी कुछ होगा, ठीक है, कुछ कंजर्व होगा, ठीक है ना? तो हमारे पास राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, बोथ ए एंड बी, सही, ठीक है। तो 25 जो है, विच वन इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, उसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेविटी, ठीक है। आप फील कर सकते हो बाकी फोर्सेस को, टेंशन को, फ्रिक्शन को, ग्रेविटी को अभी नहीं कर सकते आप, सही, इसका मतलब ये होता है।
बाकी क्वेश्चन नंबर 26 अगर हम बात करें, ए बॉडी हैज जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन, इट मींस ए बॉडी है जिसकी जीरो वेलोसिटी है और नॉन जीरो उसकी एक्सेलरेशन, तो उसका मतलब क्या है? इट इज एट रेस्ट परमानेंटली, it is changing direction, it is a turning point, yeah, it's uniform motion. Which one is the right answer? बहुत easy है, of course is a turning point होता है, ठीक है ना? अगर जीरो वेलोसिटी हो, अगर उसकी नॉन जीरो मतलब कोई ना कोई उसकी एक्सेलरेशन है, नॉन जीरो मतलब कोई ना कोई नंबर है उसका, तो ऑफकोर्स वो किस में आता है? इट्स इसकी टर्निंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 27 अगर हम बात करें, इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड ऑन डैश मास, इनिशियल स्पीड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, या बोथ बी एंड सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था आज तक। द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड ऑन, तो राइट आंसर क्या हो सकता है? देखो हम प्रोजेक्टाइल जब हम बनाते हैं हाइट, तो इनिशियल स्पीड भी मैटर करती है और एंगल भी मैटर करती है। जब हम प्रोजेक्टाइल हाइट, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट डिपेंड करती है ना, वो दोनों पे करती है, इनिशियल स्पीड पे करती है और एंगल तो ऑफकोर्स हाइट होगी उसके एंगल तो होगी, तो दोनों भी करती है। बी एंड सी इज ए राइट आंसर, मतलब डी इज ए राइट आंसर, दोनों आगे बोल। अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें, all the quantity having both magnitude and direction is a scalar vector constant या dimension, ठीक है, जिसमें मतलब एक क्वांटिटी है जिसमें बोथ है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड होता है उसकी स्केलर कहते हैं, डायरेक्शन होता है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना? तो अगर ये दोनों है तो उससे हम क्या कहते हैं? इसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। वेक्टर के अंदर भी क्वांटिटी विद बहुत होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का दोनों होता है। स्केलर के अंदर सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है ना? लेकिन वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, सही। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स is applied, question number 29, when a constant force is applied the motion is dash, जब हम कांस्टेंट फोर्स किसी भी अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी मोशन बनता है? ऑफ कोर्स कौन सी? एक्सेलरेटर। ये क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फोर्स होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसमें यूज होती है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सेलरेटर होगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसमें यूज होगी तो हमारा एक्सेलरेटर होगा। उसके बाद यूनिट ऑफ वर्क इज डैश, ये तो पता है, ये तो होती है, बी इज राइट आंसर। बाकी इसके सारे राइट आंसर इसके मतलब के साथ हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ये पूरा मिल जाएगा, उसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ समझ में है तो आप डिस्कस कीजिएगा या मुझसे, सही।